वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ये प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस की। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो देखते हैं वन बाय वन कि क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप समझना, ये जो है आप स्टार मार्क कर लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आईएमपी क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर इसको पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था इस इंश्योरेंस और इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स दिए गए थे उससे। ठीक है, इसमें मैंने मीनिंग्स के बारे में भी आप लोगों को बताया था, तो इसको सबसे पहले आप देख लो क्योंकि इसके बिना ये वीडियो कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं वन बाय वन क्या दिया गया है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस में। तो पहला जो देता है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब होता है बहुत ही अच्छा। अटमोस्ट का मतलब बहुत ही अच्छा। तो गुड फेथ का मतलब क्या होता है कि ये जो भी इंश्योरेंस कंपनी है, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कंपनी के बारे में, जिसको हम इंश्योरर कहते थे, और पर्सन को हम जो इंश्योरेंस लेता था उस पर्सन को हम कहते थे इंश्योर्ड। तो जो भी इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में जो भी रिलेटेड डिस्कस हो रहा है टर्म्स एंड कंडीशन से रिलेटेड, उसमें जो है पूरी ईमानदारी रखा जाए, दैट इज नोन एज अटमोस्ट गुड फेथ। ठीक है, तो पूरी ईमानदारी रखा जाए मतलब जो भी क्लियर कट है उस कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड दोनों जो पार्टियां हैं वो आपस में जब डिस्कस करेगी तो सारे मटेरियल फैक्ट्स को डिस्क्लोज करेगा क्लियरली, कंप्लीटली और करेक्टली। जो कुछ भी है सही है तो सही, गलत है तो गलत, किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए, दैट इज नोन एज, इसको हम बोलेंगे अटमोस्ट गुड फेथ। तो किसी भी तरीके का कोई भी गलत काम इसमें ना किया जाए। जो भी सब्जेक्ट मैटर होगा, हमने सब्जेक्ट मैटर के बारे में भी पढ़ा है बहुत अच्छे से। सब्जेक्ट मैटर जो भी होगा उससे रिलेटेड यहाँ की जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, चाहे कोई भी इंफॉर्मेशन होगा, कोई भी एडवांटेजेस होगा, डिसएडवांटेजेस होगा, पूरी तरह यहाँ पे रेवेलेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाए, किसी भी तरीके का कोई गड़बड़ी ना हो, दैट इज नोन एज अटमोस्ट गुड फेथ। आगे की बात करते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अब जब भी कोई इंश्योरेंस लिया जाए और इंश्योरेबल किया जाएगा जो भी, तो इसके अंदर ये देखा जाएगा, जैसे कि अटमोस्ट गुड फेथ हमने बात किया अभी, तो अटमोस्ट गुड फेथ में तो जो मैंने बताया उससे रिलेटेड तो हो गए। अब ये सब अटमोस्ट गुड फेथ होने के बाद सीधी बात है कि वो पर्सन को अगर इंटरेस्ट है तो लेगा, नहीं है तो नहीं लेगा, आप फोर्स नहीं कर सकते हो। तो इसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब वही दिया है कि फाइनेंशियल इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि ये पैसे से रिलेटेड, इसलिए फाइनेंशियल इंटरेस्ट किया जाएगा, बोला जाएगा उस सब्जेक्ट मैटर्स के लिए। क्लियर? तो इस पॉइंट में वही बात कह रहा है कि जो भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, अगर वो एप्लीकेबल हो रहा है, मतलब ये एप्लीकेबल होता है सारे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। और जो पर्सन की बात कर रहा हूँ, तो वो पर्सन चाहे तो उसमें फाइनेंशियल बेनिफिट ले सकता है या नहीं ले सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं है, ये इंश्योर्ड के ऊपर डिपेंड है, इंश्योरर के ऊपर डिपेंड नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात कह रहा है पूरा कि जब भी कोई सब्जेक्ट मैटर होगा तो यहाँ पे वो फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए आ सकता है, आप फोर्स उसको नहीं कर सकते। अगर वो अपना दिमाग नहीं लगाता है और इंश्योरर फोर्स करता है तो इसके वजह से उसका क्या हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस भी हो सकते हैं। अगला बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। अब प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का मतलब क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इन द सेंस, इंडेमनिटी का मतलब होता है गारंटी, ये आगे लिखा गया गारंटी और एश्योरेंस। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का मतलब गारंटी और एश्योरेंस, आप याद रखना। अब क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी कि जनरली यहाँ पे गारंटी और एश्योरेंस दिया जाता है कि आप लोगों को जो भी हमने वादा किया था आपको ये सब देंगे, तो ये प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी उस पर एप्लीकेबल होता है और वो उसके हिसाब से वो काम करता है। अगर फायर के लिए इंश्योरेंस लिया है तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी गारंटी लेगा कि अगर कुछ भी अनसर्टेन इवेंट होगा तो आपको उसका भरपाई किया जाएगा। जैसे कि ये सिर्फ और सिर्फ दो के ऊपर एप्लीकेबल होता है, फायर और मरीन एंड जनरल इंश्योरेंस, तीन के ऊपर एप्लीकेबल होता है, लाइफ इंश्योरेंस पे एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर हम बात करेंगे ये प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट और अटमोस्ट गुड फेथ की, तो ये जो है तीन चीजों पे अप्लाई होता है, फायर मरीन जनरल इंश्योरेंस पे तो होगा ही होगा, साथ ही साथ लाइफ इंश्योरेंस पे भी ये दोनों पॉइंट्स एप्लीकेबल होगा। बट प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इन दोनों लाइफ इंश्योरेंस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, बाकी सब पे एप्लीकेबल किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके का गारंटी लिया जाता है कि आपको पूरी तरह हम भरपाई करके देंगे अगर कुछ होता है इवेंट तो।
लेकिन लाइफ इंश्योरेंस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस को कभी भी आप मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते हो, इसीलिए। ठीक है, यहाँ पे बाकी सारी चीजें होगी तो उसमें कंपनसेट किया जाएगा, वो एग्री करता है कि मैं कंपनसेट करूंगा जो भी लॉसेस होगा उससे रिलेटेड। अब जितना भी होगा, जितना भी अमाउंट दिया रहेगा उससे रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन बोला है एंडिंग में, क्या बोलता है, द अमाउंट ऑफ एक्चुअल कंपनसेशन इज लिमिटेड टू द अमाउंट एश्योर्ड और लॉसेस विच एवर इज अलियल। इसका मतलब क्या है कि जब भी लॉस की भरपाई की जाएगी तो दो चीजों को देखा जाएगा। पहला, एक्चुअल कंपनसेशन। एक्चुअल कंपनसेशन का मतलब उसने सामने से कितना मांग किया है। ठीक है, एक्चुअल कंपनसेशन दिया कितना जाए। और दूसरा है लिमिटेड टू एश्योर्ड और द लॉसेस, यानी कि एक्चुअल में लॉस हुआ कितना है। अब जिस दोनों में से जो भी कम होगा वो पैसा दिया जाएगा। मान के चलो कि उसने मांग किया, मान के चलो कि उसने जो भी पर्सन है उसने मांग किया 5 लाख मुझे चाहिए, और एक्चुअल लॉस दिख रहा है 2 लाख, तो दिया कितना जाएगा, 2 लाख, 5 लाख नहीं दिया जाएगा। और उसी जगह अगर कंपनसेशन किया है 2 लाख का, लेकिन लॉस हुआ है 5 लाख, तो कितना दिया जाएगा, 2 लाख दिया जाएगा। यानी कि जो भी कम होगा वही पैसा उसको दिया जाएगा, ज्यादा एक्स्ट्रा भरपाई नहीं की जाएगी। अगला बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। अब सब्रोगेशन का मतलब क्या होता है, मान के चलो यहाँ पे सब्रोगेशन भी किसमें आता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में आता है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी मतलब ये भी गारंटी में आता है, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस इसमें भी कवर नहीं होगा, ये बाकी सब लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ दो बाकी सब कवर होगा। अब इसमें क्या आता है कि जो भी कंपनसेशन कंपनी दे रहा है वो दे रहा है क्योंकि जो भी डैमेजेस हुआ है प्रॉपर्टी का, ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी का डैमेजेस हुआ है उसके पीछे जो भी कंपनसेशन दे रहा है कंपनी, अब जैसे ही कंपनसेशन देगा उस प्रॉपर्टी के राइट्स जो होते हैं, जो भी प्रॉपर्टी का राइट्स होता है वो ट्रांसफर हो जाएगा उस इंश्योरर के पास। इंश्योरर मतलब उस कंपनी के पास ट्रांसफर हो जाएगा, और उसके ऊपर कोई भी अधिकार नहीं होगा उस इंश्योर्ड का, पर्सन का। ठीक है, तो सीधी बात है कि प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन ये कहता है कि अगर मैंने भरपाई किया है उस प्रॉपर्टी को जो भी आपने परचेस किया था, तो उसी समय से वो प्रॉपर्टी का जो भी प्रॉपर्टी का ओनरशिप है वो ट्रांसफर हो जाएगा इंश्योर्ड से इंश्योरर के पास। देखो, जब भरपाई कब होगा, जब भी लॉस होगा तभी भरपाई होगा, उससे पहले नहीं होगा। ठीक है, आप इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझना कि मान के चलो तो टू व्हीलर से, अब देखो टू व्हीलर से यहाँ पे वही बात कह रहा है कि एक टू व्हीलर है, अब 2-3 दिन चलाया, उसको चलाते चलाते ना वो चोरी हो गई। अब चोरी हो गई तो आप जाओगे कंप्लेन करोगे, एफआईआर दर्ज करोगे और इंश्योरेंस कंपनी से मांग करोगे कि मुझे मेरा पैसा चाहिए क्योंकि इंश्योरेंस में था। तो इंश्योरेंस कंपनी जो है क्या करेगा, सब कुछ अगर लीगल रहेगा तो उस बेस पे जो है आपको मुआवजा दे देगा, कंपनसेशन दे देगा। अब देने के बाद क्या होगा कि कुछ समय बाद अगर पुलिस ने उस टू व्हीलर्स को पकड़ लिया, टू व्हीलर्स के अपराधी को पकड़ लिया और टू व्हीलर्स मिल गया, तो टू व्हीलर जो पुलिस तो आपको ला कर देगी, बट इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, अगले दिन आएगी और टू व्हीलर को उठा के चली जाएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि कंपनी में मतलब इंश्योरेंस कंपनी ने आपको मुआवजा दे दिया है। अब यहाँ पे क्या हो गया, टू व्हीलर आपका रहते हुए भी आपका ना रहा, ये ट्रांसफर हो गया इंश्योरेंस कंपनी के पास। तो इंश्योरेंस कंपनी उसका अधिकार ले लेगा और राइट ऑफ ओनरशिप किसका होगा, इंश्योरेंस कंपनी का। तो यही कहलाएगा प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। अगला बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। अब प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन ये भी किसके अंडर में आता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। मतलब एलआईसी को ये भी, लाइफ इंश्योरेंस को ये भी कंट्रीब्यूट नहीं करता है, ये बाकी सबको कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के तहत ही आता है। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या होता है कि जनरली अगर कोई भी इंश्योर्ड है वो एक से ज्यादा पॉलिसी लेता है सेम रिस्क का, तो ये कवर होता है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम। ठीक है, देखते हैं एग्जांपल के थ्रू कि क्या दिया गया है। तो नॉर्मली मान के चलो कि एक पर्सन था, पर्सन ए ले लेता हूं मैं। ठीक है, पर्सन ए था, इसने क्या किया, नॉर्मली गया XYZ वाले कंपनी के पास। अब इसके पास जाता है, बोलता है कि मुझे इंश्योरेंस निकालना है, तो XYZ ने बोला ठीक है निकल जाएगा। प्रॉपर्टी इसने दिखाया, इसकी प्रॉपर्टी थी 10 लाख की। ठीक है, टोटल प्रॉपर्टी 10 लाख की थी, इसने बोला ठीक है निकल जाएगा, तुम मुझे जो है ना हर महीने 50,000 का प्रीमियम देना, 50,000 का प्रीमियम देना 6 महीने तक। ठीक है, तो इस तरीके से इसने बोला कि 50,000 का प्रीमियम देना 6 महीने का। अब इसने क्या सोचा, ये 50,000 का प्रीमियम है 6 महीने तक, 10 लाख की प्रॉपर्टी को कवर कर रहा है,
तो ए ने सोचा कि इसके अंदर अगर मेरा कुछ भी लॉस होता है तो मुझे तो प्रॉफिट होगा नहीं, यहाँ पे जो है मेरा तो प्रीमियम जा रहा है। इसने क्या क्या दिमाग लगाया और गया और एक के पास गया, पी क्यू आर के पास। इसको बोला कि मेरा 10 लाख का प्रॉपर्टी है, मुझे इंश्योरेंस निकालना है। इसने जो है बोला ठीक है निकल जाएगा। इसने भी सेम कंडीशन रखा एज इट इज जो एक्स वाई जेड ने बोला। तो ए ने बोला ठीक है, ये भी सही बात है कि एक्स वाई जेड और पी क्यू आर आपस में तो जानते नहीं एक दूसरे को, और ये ऐसे ही सोचकर गया था। अब इसने सोचा, लालच आई इसके मन में। अब इसने सोचा कि जब भी ये होगा तो मुझे कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट मिलेगा। जैसे कि 10 लाख की प्रॉपर्टी अगर जलता है या कोई भी नुकसान होता है, जो भी सब्जेक्ट मैटर होगा, उस बेस पे ये तो मुझे पैसा देगा ही देगा, साथ में ये भी देगा, मतलब डबल प्रॉफिट। ठीक है, तो यही प्रॉफिट सोच के ये गया और एक के पास गया, एक्स मतलब ए बी सी के पास। बोला कि एक और बिजनेस को मतलब एक और इंश्योरेंस कंपनी को ज्वाइन करता हूं और डबल प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये गया और इसने भी सेम कंडीशन लगाया कि आपको मिल जाएगा। अब क्या किया ए ने जानबूझ के अपने 10 लाख वाले प्रॉपर्टी को आग लगा दिया और खुश हो रहा था कि मुझे जो है अब पैसा मिलेगा डबल। यानी कि यहां से मान के चलो, यहां से 6 लाख मिल गया, यहां से भी मुझे 6 लाख मिल जाएगा, 6 लाख यहाँ से भी मिल जाएगा, 6 लाख यहाँ से भी मिल जाएगा। यानी कि 10 लाख का लॉस होगा लेकिन मुझे प्रॉफिट 18 लाख का होगा, यानी कि 8 लाख नेट प्रॉफिट, जिसमें से ये इसको निकाल दिया। 2-3 महीना निकला, 2-3 महीने बाद इसने आग लगा दिया। अब इसने 1 बाय 1 बुलाया, पहले बुलाया एक्स वाई जेड को, एक्स वाई जेड बोला ठीक है तुमको 5 लाख मिलेगा। ठीक है, एक्स वाई जेड ने कितना बोला, 5 लाख बोल दिया, ठीक है मिलेगा, बोला ठीक है। इसको बुलाया, इसने बोला 6 लाख तुमको मिल जाएगा। इसको बुलाया, इसने बोला कि चलो तुमको 6 लाख मिल जाएगा। तो टोटल कितना हुआ यहाँ पे, टोटल यहाँ पे 17 लाख हो गया। तो ये खुश था कि मुझे 17 लाख आएगा, 10 लाख की प्रॉपर्टी चली और कुछ पैसा मेरा इंश्योरेंस में चला गया। हो सकता है 2-3 महीना भरा होगा तीनों में, तो उस हिसाब से इसमें चला गया 2-3 लाख, इसको प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये खुश था। लेकिन जब भी इसके अकाउंट में आया, ये समझना कि एक्स वाई जेड, पी क्यू आर और एबीसी तीनों आपस में नहीं जानते हैं एक दूसरे को, ऐसा इसको लगता है। ठीक है, इस हिसाब से ये गया और हो सकता है कि तीसरों जानते भी ना हो। ठीक है, तो इस हिसाब से ए गया था इन सबके पास। लेकिन जब भी अकाउंट में पैसा आएगा, ये तो सोच रहा था 17 लाख आएगा, तो जब भी आएगा इसके अकाउंट में कितना आया, इसके अकाउंट में इन तीनों को लिया और इन तीनों का एवरेज निकाला गया और अकाउंट में आया 5.5 लाख रुपए, 5,30,000 रुपए। अब ये बेचारा टेंशन में कि 5,30,000 क्यों आया। तो जब ये इंक्वायरी किया ए से, इससे और इससे, तो इसको पता चला कि जब भी मैं एक्स वाई जेड के पास गया था तो इसने तो प्रॉपर निकाला, लेकिन जब पी क्यू आर के पास गया तो इसके पास ऑलरेडी एक इंफॉर्मेशन था कि मैंने एक्स वाई जेड से निकाला, लेकिन फिर भी पी क्यू आर ने निकाला। और एबीसी के पास गया तो एबीसी को भी पता था कि इसने इससे निकाल रखा है, लेकिन मैंने फिर भी निकाला। तो इसमें लॉस इसका हुआ लेकिन बेनिफिट किसका हुआ, एक्स वाई जेड, पी क्यू आर और एबीसी का। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये तीनों गवर्नमेंट के सेम सर्वर से ज्वाइंट था। जो भी मतलब जो भी इंश्योरेंस कंपनी होती है गवर्नमेंट के सेम सिस्टम से ज्वाइंट होते हैं, इसीलिए यहाँ पे सबको पता चल गया कि इसने ऑलरेडी निकाल रखा था और फिर भी यहाँ पे निकाला। क्योंकि अगर एक से निकाला होता और सच में आग लगता तो एक कंपनी को देना पड़ता 5.5 लाख। अब तीनों से निकाला तो एबीसी और पी क्यू आर और एक्स वाई जेड, इनको पता था कि ये पक्का आग लगाएगा ही लगाएगा, फिर भी इनमें निकाला। अब तीनों मिलकर 5.5 लाख दिया, यानी कि इसमें जो है जो प्रीमियम था तीनों ने एंजॉय किया और 5.5 लाख रुपए इनको थमा दिया, जिससे जो है कंपनी को फायदा हो गया और इसको नुकसान हो गया। तो इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। तीनों ने क्या किया, मिला के जो पैसा दिया है उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो इस एग्जाम्पल से आप समझना। ओके, तो समझा होगा आपको। तो यहाँ पे वही बात कह रहा है कि इसके तहत जो भी इंश्योरेंस कंप्लेन किया जाएगा, जो भी कंपनसेशन दिया जाएगा, वो क्या दिया जाएगा, एक्सटेंड टू द एक्चुअल लॉस। एक्चुअल लॉस मतलब जैसे यहाँ पे बात किया जाए, ये क्या था 5.5 लाख, ये था एक्चुअल लॉस था। यहाँ पे क्या कर रहा है, एवरेज जो निकाल रहा है उसका क्या 5.5 लाख क्या आ रहा है, एक्चुअल लॉस आ रहा है। तो एक्चुअल लॉस यहाँ पे कंपैरिजन किया जाएगा और एक इंश्योरर और सभी इंश्योरर मिलके जितना भी एक्चुअल लॉस हुआ है उसको फुल्ली कंपनसेशन करेगा प्रोपोर्शनेट अमाउंट में। प्रोपोर्शनेट अमाउंट मतलब तीनों आपस में जो है शेयरिंग करेंगे और जैसे मैंने बोला था एवरेज निकालेंगे और वो एवरेज निकाल के यहाँ पे डीलिंग किया जाएगा कि कितना अमाउंट देना है
और उस हिसाब से यहाँ पे अमाउंट दिया जाएगा। क्लियर इतना? तो यही कह रहा है यहाँ पे, ज्यादा कुछ नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा, होप सो समझना। अगला बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। मिटिगेशन का मतलब होता है मिनिमाइजेशन, जितना हो सके उतना लॉस को मिनिमाइज करना। ठीक है, तो इंश्योरेंस क्या बताता है कि यहाँ पे जो भी इंश्योरेंस अगर लॉस होता है तो उसको मिनिमाइज किया जाता है, कम से कम दिखाया जाता है ताकि कम से कम पैसा जाए, जो भी अनसर्टेन इवेंट हुआ होगा उसके केस में। ठीक है, तो यहाँ पे सीधी बात बोल रहे हैं, जितनी भी पॉसिबिलिटी मेजर्स है वो ली जाती है ताकि लॉसेस को कम दिखाया जाए और प्रॉपर्टी को कम दिखा के कम पैसा दिया जाए। ठीक है, तो ये कहता है मिटिगेशन ऑफ लॉस। नेक्स्ट है कॉजा प्रॉक्सिमा, लास्ट है कॉजा प्रॉक्सिमा। कॉजा प्रॉक्सिमा का मतलब होता है कि एक साथ अनेकों प्रॉपर्टीज का इंश्योरेंस करना। तो कॉजा प्रॉक्सिमा का मतलब जब भी लॉस होगा मोर देन वन कॉजेस, यानी कि एक से ज्यादा प्रॉपर्टी का अगर आपको लगता है कि लॉस होने वाला है, जैसे कि एग्जांपल लो, एक वेयर हाउस है तो एक वेयर हाउस है तो वेयर हाउस में आपको लग रहा है कि इसके अंदर गुड्स का भी लॉस होगा, इसमें घर का भी लॉस होगा, इसके अंदर जो होगा जो असेट्स है वो भी लॉस होंगे। तो एक साथ कई सारी चीजों का, जैसे फायर भी लग सकता है, चोरी भी हो सकता है, फ्लड भी आ सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो इससे रिलेटेड आपको अगर इंश्योरेंस लेना हो तो फायर का अलग लेना पड़ेगा, थेफ्ट का अलग लेना पड़ेगा, फ्लड का अलग लेना पड़ेगा, तो बहुत सारे इंश्योरेंस अलग अलग हो जाएगा। तो कॉजा प्रॉक्सिमा क्या कहता है कि उन सारे को अलग अलग ना लेते हुए एक ही इंश्योरेंस के अंदर सबको ले लो, दैट इज नोन एज कॉजा प्रॉक्सिमा। तो आप समझ गए होंगे। तो इसमें वही बता रहा है, और एक ही कंसिडरेशन पे करना पड़ता है उन सभी लायबिलिटीज के लिए जो कि इंश्योरर ने निकाला है इंश्योर्ड का। ठीक है, तो ये मेन इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ठीक है, आप समझना। तो कॉजा प्रॉक्सिमा यही होता है कि जब भी लॉस फाउंड होगा तो सबका एक निकाल के, एक रेट निकाल के उसको पे किया जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी उसको कंपनसेशन पे करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट था इसके अंदर। तो आप समझना कि क्या होता है कॉजा प्रॉक्सिमा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट होगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहां से आप सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो जो भी आपको आ रहा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।